सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने जैसा आपको कहा था कि नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज चलेगी अडानी घोटाले को लेकर, तो आपने अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड देखा, अडानी जी घोटाले का दूसरा एपिसोड देखा और आज अडानी जी घोटाले का तीसरा एपिसोड है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान सरकार को सस्ती बिजली देने के लिए जो कोयला की खदान मिली थी, और यह कहा था सरकार ने कि आप अपना खुद से कोयला निकालिए, अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए और राजस्थान के लोगों के लिए सस्ती बिजली दीजिए। वो दो की दोनों कोयला खदानें अडानी को दे दी गई। अब ऐसा ही एक और मामला छत्तीसगढ़ का सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट के लिए कोयले की खदान दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार को, और यह कहा जाता है कि इस कोयले की खदान से अपना कोयला निकालिए, सस्ते में आपको कोयला मिलेगा, वो कोयला अपने बिजली के पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए, सस्ते में आप बिजली का उत्पादन करेंगे, और जब सस्ते में कोयला मिलेगा, सस्ते में बिजली का उत्पादन होगा, तो सस्ते में आप छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली दे पाएंगे। और ये कोयला की खदान कहां है? खुद छत्तीसगढ़ में, यानी कहीं दूर भी नहीं जाना है। राजस्थान की सरकार को तो कोयला खदान छत्तीसगढ़ में मिली थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार को जो कोयला की खदान मिली है वो छत्तीसगढ़ में ही मिली है। और इन्होंने क्या खेल किया, पूरा खेल आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, किस तरीके से भारत का एक एक संसाधन अडानी को दिया जा रहा है, किस तरीके से इस देश की जनता को महंगी बिजली देने के लिए अडानी और मोदी जी जिम्मेदार हैं। इसको थोड़ा सा आपको समय निकाल के समझना पड़ेगा। आपको मालूम है 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारे कोल ब्लॉक रद्द किए गए, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आई थी और लाखों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। और इसी तरह से एक खदान और, कोयला की एक खदान और रद्द की गई थी, कोयले का ब्लॉक रद्द किया गया था। वो था गारे पालेमा कोयला की खदान छत्तीसगढ़ की। गारे पालेमा कोयला खदान छत्तीसगढ़, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो जो लिस्ट है 214 ब्लॉक की, कोल ब्लॉक की, उसमें भी उसका नाम है। जैसे 2 ब्लॉक का मैंने पहले दिखाया था, उसका भी नाम है। अब उस कोयला खदान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि भारत सरकार नए एक्ट बनाए, नए कानून बनाए, इसके हिसाब से आवंटन किया जाए। भारत सरकार ने 2015 में एक्ट भी बना दिया। भारत सरकार के एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 74% पीएसयू की, यानी कि सरकार की, जिसको आवंटित होगी खदान उसकी भागीदारी होगी, मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा, और 26% तक प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी हो सकती है। साफ तौर पे इस एक्ट में लिखा हुआ है, कहीं आपको जाने के लिए जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट, 2015 का एक्ट, जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बनाया गया था, इस एक्ट में लिखा हुआ है। 2017 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि CSPGCL, ये कंपनी है छत्तीसगढ़ सरकार की। 2017 में नवंबर में रमन सिंह जी की सरकार ने यह एग्रीमेंट किया अडानी से, और इस एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी शर्तें लिखी हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के कानून का
घोर उल्लंघन करते हुए, उसको कुचलते हुए यह एग्रीमेंट किया गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि एक निश्चित मात्रा में अडानी से कोयला CSPGCL को लेना पड़ेगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट को अडानी से एक निश्चित मात्रा में कोयला खरीदना पड़ेगा, और अगर वो कोयला नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने तो अडानी को पेनाल्टी दी जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है। मतलब आपकी कोयला खदान, आप अपनी ही कोयला खदान से कोयला खरीदेंगे, और अगर आप कोयला खरीदने में आपसे कोई कमी रह गई तो आप अडानी जी को, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को पेनाल्टी देंगे। यह रमन सिंह जी का समझौता है बीजेपी सरकार का 2017 का। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसमें? 100% ट्रांसफर, 100%। ये अडानी का पेपर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है AEL may form 100% owned special purpose vehicle to act as MDO and sign the CMSA with CSPGCL। 100% ये माइंस, ये खदान सुप्रीम कोर्ट के कानून और भारत सरकार के कानून को किनारे रखते हुए यह खदान अडानी को दे दी गई। अब इससे अंतिम जो सच है इसका वो जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की भी कोयला खदान है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खदान भी है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार की खदान जो अडानी को दे दी गई वो खदान भी है। अब आप सोचिए मजेदार बात, जो G13 का कोयला है वो कोल इंडिया लिमिटेड दे रहा है 827 रुपए टन। ध्यान से फिगर सुनिएगा, 827 रुपए टन कोल इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार को कोयला दे रहा है, और जो अडानी कोयला दे रहा है वो दे रहा है 1269 रुपए टन। यानी करीब करीब 450 रुपए एक टन में महंगे दाम से कोयला दिया जा रहा है। और ये कितना कोयला निकालना है अडानी को, आपको मालूम है? 232 मिलियन टन कोयला निकालना है। ठीक बोल रहा हूं? हाँ, 232 मिलियन टन कोयला निकालना है। मतलब आज अगर ये 450 का मुनाफा ले रहे हैं, आगे चलकर ये 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1500 रुपए भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, जब सारी कोयला की खदानें इनके हवाले हो जाएंगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी ये MDO पूरे देश में हुए हैं उसमें से अकेले 56% कोयला अडानी के नाम कर दिया गया। तो अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ता हुआ मान लिया जाए और 232 मिलियन टन की खरीदारी का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया अडानी के साथ, इसी समझौते को मान लिया जाए तो करीब करीब इस पूरे खदान के कोयले निकालने में 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा अकेले एक खदान से अडानी को पहुंचाने के लिए मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोल दिया। अकेले एक खदान से। आप मुझे बताइए, आप कोयला उसी को, गैस उसी को, बिजली उसी को, पानी उसी को, सारा कुछ उसी को देते जा रहे हैं। देश के सारे संसाधन उसी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोल का ब्लॉक रद्द कर दिया तो आखिर मुझे बताइए कि आपने कैसे 100% ये कोयले की खदान अडानी को दे दी? कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपना ही कोयला लेगी और अगर नहीं ले पाएगी तो उसके लिए पेनल्टी देगी? कैसे इसमें
आप महंगा कोयला खरीद रहे हैं। जो कोल इंडिया का कोयला है वो 827 में मिल रहा है, जो अडानी का कोयला है वो 1269 रुपए पर टन में मिल रहा है। या आखिर हो क्या रहा है? अपने एक मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? और इतने बड़े घोटाले पर, इतनी बड़ी बात पर सुप्रीम कोर्ट और एक्ट को किनारे रखते हुए जो अडानी के साथ समझौता किया गया, इस पे कभी कोई सीबीआई नहीं गई, कभी कोई ईडी नहीं गया, कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गया, कभी कोई छापेमारी नहीं हुई। तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र को क्या पूरा देश लूटने की खुली छूट है? पूरा देश आप लूटते रहेंगे इसी तरीके से? तो 2 खदानों का पहले मैंने खुलासा किया, यह तीसरी खदान है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एक्ट के खिलाफ जाकर अडानी को दे दी गई है। और इसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने हैं। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो ये कोयला की खदान बंद की जाए। और छत्तीसगढ़ सरकार की कोयला खदान है, छत्तीसगढ़ सरकार ही लैंड का एक्विजिशन कर सकती है, जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इस मामले में सारा कुछ आपने अडानी को सौंप रखा है। तो ये पूरा आज का मामला था। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये 25,000 करोड़ रुपए की सौगात इस कोयला खदान को देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को 25,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये 13 मार्च को, मुझे अभी तक सीबीआई से, ईडी से समय नहीं मिला, लेकिन 13 मार्च को सीवीसी का समय मिल गया है। सीवीसी से मुलाकात करके ये सारे साक्ष्य और कागजात जो अब तक मेरे पास आए हैं, गुजरात का मुद्दा है, 2 राजस्थान की खदानों का मुद्दा है और अब एक छत्तीसगढ़ की खदान का मुद्दा है, ये तीसरे एपिसोड में मैंने आपके सामने किया। अभी पिक्चर बाकी है, जल्दी मत कीजिएगा। बहुत लंबा घोटाला है और बहुत लंबी जानकारी है। अगला एपिसोड नंबर 4 वो भी जल्दी आएगा, 13 मार्च के बाद आएगा। 13 मार्च को पहले ये जो सारी जानकारी अब तक आई है, ये सीवीसी को मिलकर उनको पत्र लिखकर मैं दूंगा। रमन सिंह सरकार ने जो करार किया था उसी के साथ अभी की भूपेश बघेल सरकार की कोयला जो आ रही है और खरीद कर रही है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट 1-2 साल के लिए नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 30 साल के लिए। यानी जितनी एक खदान की आयु होती है, जितनी एक खदान की उम्र होती है, अवस्था होती है कि आप उसको पूरा कोयला निकाल लीजिए, उस तक का पूरा समझौता होता है। और मैंने तो क्लॉज पढ़ के आपको बताया, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर साल, वो एग्जैक्ट फिगर भी बता दीजिए कितना टन खरीदना होगा। 5 मिलियन टन। हर साल 5 मिलियन टन, दिखा दीजिए इसको, 5 मिलियन टन कोयला छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी ही खदान से, अडानी से खरीदना होगा। और यह बाध्यकारी है, इसमें कहीं कोई भागने का रास्ता नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। बाध्यकारी है 5 मिलियन टन कोयला खरीदना, महंगे दाम पर खरीदना। और अगर 5 मिलियन टन कोयला नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो वो क्लॉज भी मैंने पढ़ के सुना दिया कि उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये पूरा इसमें फिगर दिया हुआ है कि कितना प्रोडक्शन होगा और कितना कोयला छत्तीसगढ़ सरकार को खरीदना पड़ेगा। तो अपने आप में, और 100% आपने पूरी खदान दे दी आपने उठा के अडानी को। तो ये तो मुफ्त का फायदा है ना, मुफ्त की मलाई खिला रहे हैं आप। इसीलिए तो मैं नारा लगाता हूं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मलाई खा रहे हैं। आपने पूरी खदान उठा के अडानी को दे दी, उसके लिए आपने खरीदार भी दे दिया, खरीदार से गारंटी भी दिलवा दी। तो बड़ा आराम का बिजनेस है। कोयला निकालो, कोयला कहीं बर्बाद भी नहीं होना है। जहां खरीदार भी आपके पास मौजूद है, उसको आपसे खरीदना ही खरीदना है। नहीं खरीदेगा तो आपको पेनल्टी देगा। संजय जी, ईडी की पूछताछ के बाद आज ईडी ने सिसोदिया जी का 10 डेज रिमांड मांगा है। देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है।
जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का अब यही नारा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं, वरना मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरी चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? इस देश की जनता मूर्ख है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नेता हैं, हेमंत विश्व शर्मा जिसके खिलाफ वाटर घोटाला लेके आती है बीजेपी, उनको मुख्यमंत्री बनाती है। व्यापम घोटाले में फंसे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है। माइनिंग घोटाले में फंसे येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाती है। लैंड स्कैम में फंसे नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाती है। रेड्डी ब्रदर्स पे सीबीआई की इंक्वायरी बंद, मुकुल राय को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। शुवेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की जांच चल रही होती है, उनको अपनी पार्टी का नेता विरोधी दल पंजाब बंगाल के अंदर बनाती है। कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं? जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे। अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ देश का लूट के भाग गए। कितने नाम गिनाऊं? गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 100 लोग मर गए, कितनी जांच हुई, कितने मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई? 150 लोग अलीगढ़ में जहरीली शराब पी के मर गए, कितने मंत्री गिरफ्तार हुए, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? कहां गई सीबीआई ईडी? अभी इनके बीजेपी एमएलए का लड़का 8 करोड़ उसके घर पे बरामद हुआ। कितनी सीबीआई ईडी, कितनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गई उनके यहां? आप बताइए। अडानी नरेंद्र मोदी जी का दोस्त, लाखों करोड़ रुपए उसकी कंपनी में काला धन लग रहा है विदेशों से। कितनी सेबी, कितनी सीबीआई, कितनी ईडी, कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया? मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनियां खोलकर 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया। उन 6 कंपनियों की आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं। कितनी जांच हुई उसकी बताइए जरा आप। और तो और छोड़ दीजिए, तालिबान से 3,000 किलो ड्रग्स अडानी के मुंड्रा पोर्ट पे आया। 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स आई। कितनी गिरफ्तारी हुई बताइए आप। और आज जो 20,000 करोड़ का ड्रग्स तालिबान भेजता है हिंदुस्तान को, आज उसी तालिबान को 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का नारा है, तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तालिबान को आटा और भक्तों को चाटा। मोदी जी के भक्त कहते हैं तालिबान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, उनको पता ही नहीं। मोदी जी उनको आटा खिला खिला के मोटा कर रहे हैं। 20,000 टन आटा जा रहा है, 20,000 टन। भक्तों के मुंह पे जोरदार चाटा पड़ रहा है। देश का बजट आता है, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, महंगाई से दुखी। कौन खुश है? तालिबान खुश है। तालिबान को बजट में पैसा दे रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं। यह है बीजेपी की असलियत, यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। तो इसलिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है, सारे विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, सबको जेल में डालेंगे, सब पे सीबीआई ईडी छोड़ेंगे।
मैंने तो कहा था कि भाई मुर्दों से भी पूछताछ के लिए कानून लेके आइए, आप जो करना है कीजिए। लेकिन लोग देख रहे हैं इस बात को और समय आने पर जवाब देंगे। सर, सदन में जो राहुल गांधी का माइक बंद करने वाले पे विवाद चल रहा था, उस पर उपराष्ट्रपति के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि आप सरकार का चीयर लीडर ना बने। नहीं, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के नेता है, सभापति हैं, सॉरी। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति हैं और राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था वो तो लोकसभा में हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपका सवाल थोड़ा स्पष्ट कीजिए। राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि पूरे सदन के नेता को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। उस पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक तरह से खड़ी बोली सुनाई है कि आप धनखड़ की तरफ से कई सफाई देने की कोशिश की गई थी, जिस पर कांग्रेस ने उल्टा उनको ये कहा कि आप सरकार का चीयर लीडर बने। चीयर लीडर वर्ड का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं अगर राहुल गांधी के भाषण के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति या कोई बयान आएगा तो वो लोकसभा के स्पीकर महोदय का आएगा। उनका अगर कोई बयान आया हो उस पर आप पूछे तो मैं बता सकता हूं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राहुल गांधी के भाषण में या उनके भाषण से कोई चीज कटौती करनी है या निकालना है या बाहर करना है, ये उपराष्ट्रपति महोदय के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। पहले आप अपना सवाल स्पष्ट कर लें तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। शुरू कर दें। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी अगर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे जो चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। संजय राउत अगर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एनसी के अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार अगर आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे उन पर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। के कविता टीआरएस पार्टी की नेता अगर आज टीआरएस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर आज आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर भी ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और ये एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे नेता हैं, इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, गैर भाजपा राजनीतिक दल का हिस्सा थे, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, सीबीईडीआई ने मुकदमे दर्ज कर दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर ईडी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हुए कथाकथित शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई। Z+ सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीजेपी ने दे दी।
नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे, उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। मुकुल रॉय बंगाल के नेता थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो बंद हो गए। इसी तरह अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में सीबीआई, ईडी ने मुकदमे दर्ज करे। अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात हैं चेक करे। एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ईडी और सीबीआई ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक, आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के एमएलए को बेल तक दिलवा दी, एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ईडी और सीबीआई कोर्ट से बेल दिलवाती है। उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है, हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवाकर, जुलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। यह अपराध है मनीष सिसोदिया। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे। 95% ऑफ द corruption cases, alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members
of non-BJP political parties, members of the opposition. मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हुए हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करें। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करें। समाजवादी पार्टी, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। एआईएडीएम के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। सीपीएम, वामपंथी, सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसीपी, 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। डीएमके, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। पीडीपी, 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा। टीआरएस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। यह सीबीआई की कार्यशैली, इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता हो और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खत्म करो, बर्बाद करो और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, हमारे नेता मनीष जी का सवाल है, कल सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने वाली थी। जितने भी उस मुकदमे में अभियुक्त थे, कथाकथित अभियुक्त, सबको बेल मिल गई। मनीष सिसोदिया जी को भी बेल मिलने वाली थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करने का और बेल देने का विचार बना लिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते सीबीआई ने अपने वकील को ही पेश नहीं कहा, वकील को ही पेश नहीं किया और वकील को कहा कि आप छुट्टी पे चले जाओ। वकील पेश नहीं हुआ, उसके चलते 11 दिन बाद की तारीख पड़ गई कि 11 दिन और आप सीबीआई की जेल, सीबीआई की कस्टडी में बिताइए। और यह कम था तो सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का मन बना लिया। सेम केस, सेम फैक्ट्स, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम सबूत,
सेम रेड, बस कभी एक एजेंसी पकड़ लेती है, कभी दूसरी एजेंसी पकड़ लेती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एजेंसी खेलकर विपक्ष को बर्बाद कर रही है, विपक्ष को खत्म कर रही है, और मकसद बड़ा साफ है कि इस देश को वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर में तब्दील कर दिया जाए। इस देश में और कोई नेता ना बचे और लोकतंत्र भारत देश का एक तंत्र में तब्दील किया जाए। जो सीबीआई कोर्ट में हम लोगों ने देखा कि सीबीआई ने कार्रवाई ना हो, बेल की कार्रवाई आगे ना बढ़े, मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते अपने वकील को ही पेश नहीं किया। यह साफ तौर पे यह दिखाता है कि ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे अब्यूज करना लग गई हैं। दिस इज द क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कि बेल ना मिले इसके लिए वकील ही पेश ना करो, वकील पेश होगा नहीं, बहस होगी नहीं, कोर्ट कार्रवाई करेगा नहीं, तारीख पे तारीख पड़ेगी और जो शख्स है जिसे जेल में बंद किया है वो जेल में सड़ता रहेगा। आम आदमी पार्टी इन जेलों से नहीं डरती, आम आदमी पार्टी इन एजेंसियों से भी नहीं डरती। एक संघर्ष से, आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनकी जेलों से, मुकदमों से, ईडी से, सीबीआई से हमें डर नहीं लगता, बल्कि हमें तो याद आता है वो संघर्ष का समय जब देश को गोरे अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए भारत देश के कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने महीनों सालों जेल में बिताए, अंग्रेजों की उस क्रूर हुकूमत से लड़ाई लड़ी और अंत में विजयी हुए। गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन आज इस देश पे काले अंग्रेजों का शासन है। आज मनीष सिसोदिया उसी स्वतंत्रता सेनानी के दिखाए गए नक्शे कदमों पे चलकर खुशी खुशी जेल गए। संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और अंत में विजय सत्य की होगी, विजय अच्छाई की होगी, बुराई की हार होगी, विजय सत्य की होगी, असत्य की हार होगी और अंत में जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी को आप काले अंग्रेज कह के रेफर कर रहे हैं? इस देश में अंग्रेजों के समय जो हुकूमत थी, जो भी आवाज बुलंद करता है सत्ता के खिलाफ उसे पकड़ के जेल में डाल दो। आज भी इस देश में ऐसा हो रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे पकड़ के जेल में डाल दो। मैंने आपको इतने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए, इन पर मुकदमे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे एजेंसियां छोड़ देती हैं, उससे मुंह फेर लेती हैं, कोर्ट में उसे बेल दिलवा देते हैं, रोड शो करवाकर उसे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाते हैं। क्या इस देश में 2 कानून हैं? क्या इस देश में 2 मापदंड हैं? भ्रष्टाचार, कथाकथित भ्रष्टाचार के मुकदमों में जांच करने की। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई विपक्ष के खिलाफ है। द फाइट इज नॉट अगेंस्ट करप्शन, द फाइट इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। भारत को ऑपोजिशन मुक्त करो, विपक्ष मुक्त भारत बनाओ, एक भी नेता बचना ना पाए। कोई गली मोहल्ले में कोई गैर भाजपा का छोटा नेता, कोई गली मोहल्ले का भी गैर भाजपा या भाजपा का विरोध करता कोई गली का नेता भी ना बच पाए, सबको पकड़ के जेल में डालो। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है। एक सवाल ये है, अभी मनीष सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है, के कविता की क्वेश्चनिंग हो रही है और ये तर्क दिया जा रहा है ईडी के सोर्सेस के थ्रू कि एक साउथ ग्रुप था, एलिजेड साउथ ग्रुप था, साउथ कार्टेल था, जो लिंक था के कविता से और उनका कनेक्शन आपकी पार्टी से था इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं डिटेल में चला जाता हूं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बेडरॉक पे बेसिस होता है रिकवरी। भ्रष्टाचार हुआ, कहते हैं 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अब कहाँ है वो 10,000 करोड़? 10,000 करोड़ इंसान कहीं रखता है, कहीं सोना खरीदता, कोई जेवरात खरीदता, कोई गाड़ी खरीदता, कोई जमीन खरीदता। कहाँ गए वो 10,000 करोड़ रुपए?
और वो कौन सा 10,000 करोड़ का घोटालेबाज शख्स है जो सुबह 6 बजे स्कूल की इमारतें देखने निकलता है कि दिल्ली के स्कूल की इमारतें ठीक कराऊंगा, मैं डेस्क लगवाऊंगा, क्लासरूम में बोर्ड लगवाऊंगा, पेन पेंसिल चौक डस्टर किताबों का अरेंजमेंट कर कर बच्चों को दूंगा, स्कूल्स को दुरुस्त करूंगा। अरे कौन सा भ्रष्टाचारी ऐसा काम करता है? कहां है पैसा? वेयर इज द मनी? और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये पॉलिसी जिसका आप बार बार हवाला देकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पॉलिसी तो आपके उपराज्यपाल ने बनाई, आपके उपराज्यपाल ने लागू करवाई, आपके उपराज्यपाल ने उसमें संशोधन करा कर उसे अंतिम रूप दिया, उसे लागू करवाया। उपराज्यपाल को तो आप नहीं बुलाते। उपराज्यपाल को भी पकड़ के उसी ईडी की जेल में डालो जहां मनीष सिसोदिया को डाला है। उपराज्यपाल को नहीं पकड़ोगे, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दोगे। अति हो गई है। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अंग्रेजी अनुवाद है, दोज whom the God wants to destroy, he first makes them mad with power। आज ये दोनों कथन भारतीय जनता पार्टी पे लागू होते हैं। अति हो गई है इस देश में, गदर मचा दी है बीजेपी ने। सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, लोकतंत्र ना बचने पाए हिंदुस्तान में, एक तंत्र में तब्दील कर दो। देयर शुड बी नो डेमोक्रेसी, ओनली ऑटोक्रेसी। देयर शुड बी वन नेशन, वन लीडर, वन पार्टी। No non-BJP party should even exist in this country. That is the end goal. That is the objective. राघव जी, असादुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को सेकुलरिज्म का कुली बना दिया गया है। जब चुनाव आते हैं, आज मुख्य तौर पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर आज की चर्चा थी। इस विषय पे फिर आराम से बात करें। थैंक यू। क्या मोहित जी? कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। 550 बिलियन डॉलर। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन। और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है, क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो, साइंटिफिक बदलाव कैसे हो, नई चीजों के बारे में सोचते हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, और वो लेकर उद्योगपति उसमें इन्वेस्ट कर आगे वस्तुएं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको कभी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे R&D में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कभी देश अमीर हो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आज आपके सामने एक नई विजन रखूंगा, एक ऑल्टरनेटिव विजन फॉर इंडिया रखूंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में यह दुर्भाग्य है हमारा, लगभग इस देश में मालूम कितने टीचर हैं? 97 लाख टीचर। सारे देश में 97 लाख टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो 25,000 है, और जो प्राइवेट टीचर्स की, नॉन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की जो सैलरी है वो लगभग 12,000 है, एवरेज 12,000। तो मैं आपसे पूछना, और दूसरी बात ये, लगभग 40% टीचर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी बच्चे की पढ़ाई क्या होगी?
कोई 12,000 रुपया कमा रहा है कोई टीचर और उसके घर का खर्चा 14,000 है, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? और लगभग 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं एचआरडी का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके एमबीबीएस हम हिंदी में पढ़ाएंगे, और भाई किताबें ही नहीं है हिंदी में। कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ाओगे, कब एमबीबीएस बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे, बच्चे की क्या फिक्र होगी उसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तीसरी हमारी मांग है कि आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, उनके पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहां एडमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते? वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं? महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था और उसको हम वहां बढ़ाते थे। इन्होंने उनका नाम बदल दिया। मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल 12वीं क्लास तक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा टीचर इस देश में महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा टीचर महिलाएं हैं।
वो माँ जो है वो स्कूल में बच्चे को भी पढ़ाती है और घर में आके अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। उन बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल खुलने चाहिए सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में खुलने चाहिए। और जो भी उद्योगपति ऐसा स्कूल बनाएगा उसको 80G की टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत में, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया। पिछले 8 साल में आपने कई चीजें चलाई, कई बातें आपने की, नोटबंदी करा दी, GST करवा दिया, ठीक है ना। तो आपने स्कूलों के बारे में, बच्चियों के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया? बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, उनको सारे पोर्ट मिल गए, सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना। ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आजकल कहीं और जा रही है, वो मैं बाद में बात करूंगा, राजनीतिक न्यायालय की बात। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। दूसरी बात, हर बच्चा कोई PhD नहीं लेना चाहता, हर बच्चा कोई MBA नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं 12वीं के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी कहां से मिलेगी जब तक उसको स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं मिले। तो मैं एक और आपके सामने सुझाव देने वाला हूं मोदी जी को, वो ये है कि जो फैक्ट्री चलाता है, चाहे वो आयरन फाउंड्री हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, उसको अपनी उद्योग के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत होनी चाहिए जहां वो बच्चों 12वीं के क्लास के बाद जो पास होते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग देके अपने ही उद्योग में उनको हेल्प करवाएंगे। उसका भी 80G का उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये होती है कल के भारत की सोच। इनका तो ये रहता है कि मैं कल चुनाव कैसे जीतूं। इनकी सोच तो उस तरफ तक ही सीमित है। अब आ गई स्वास्थ्य की बात। क्या हर बच्चे को स्वास्थ्य दिखा जाता है? मालूम है कि विश्व में सबसे ज्यादा खर्चा अगर कोई फैमिली करती है स्वास्थ्य में, वो हिंदुस्तान में है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा, और इसकी वजह से 5 करोड़ फैमिलीज सालाना पॉवर्टी में चले जाती है, गरीब हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं हैं ही नहीं। 5 करोड़ फैमिली हर साल, ये मेरे आंकड़े नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो करेगा क्या कोई? तो आप 12वीं क्लास के बाद ऐसे मेडिकल कोर्स शुरू कीजिए ताकि रूरल सेक्टर में, देहात में, गांव में एक डॉक्टर तो मिल सके। यहां तो मीलों मील जाना जाता है डॉक्टर के लिए, और सबसे कमी डॉक्टरों की देहात में है। 80% डॉक्टर तो केवल शहरों में है, और 60% हमारी आबादी गांव में है। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शिक्षा ठीक नहीं होगी, तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? अमृतकाल आएगा कैसे? कैसे आएगा अमृतकाल? फिर राजनीति की बात करते हैं। अब हो क्या रहा है, बड़ी विचित्र बात है, और मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद कहीं आपको मिल नहीं सकता कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा दें। इलेक्शन से चुन के सरकार बनी, आपने उसको गिरा दिया। गवर्नर आपका, स्पीकर आपका, कोर्ट की कोई दखल अंदाजी नहीं। 8 ऐसी सरकारें हिंदुस्तान में गिराई गई, मेघालय में गिराई गई, मणिपुर में गिराई गई, उत्तराखंड में गिराई गई, मध्य प्रदेश में गिराई गई, अभी महाराष्ट्र में गिराई गई, कर्नाटका में गिराई गई, अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई,
गोवा में होने नहीं दी। कभी सुना है ऐसे किसी भी लोकतंत्र देश में कि इलेक्शन के कोई जीत के आए तो आप खरीदो फरोख्त करके सरकार ही गिरा दो? ये कौन सा कानून है? और कोर्ट भी चुप रहते हैं। तो ये राजनीतिक अन्याय नहीं है। तो संविधान ने कहा था कि आपको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, सामाजिक न्याय भी मिलेगा और आपको आर्थिक न्याय भी मिलेगा। ये किस किस्म का राजनीतिक है? और वही लोग जो सरकार गिराते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। मतलब कि आप डिफेक्टर भी बनते हो और मंत्री भी बनते हो। ये कौन सा कानून है? आप इस कानून को रद्द क्यों नहीं करते? मेरी छठी मांग, एक मिनट बेटा है, मेरी छठी मांग कि जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, चाहे मैं कांग्रेस से जीता हूं मैं बीजेपी चले जाऊं या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसको 5 साल कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसको 5 साल पार्लियामेंट से, असेंबली से बाहर रहना चाहिए। उसको 5 साल ना कोई पब्लिक पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर और ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। देख लो, अगर मोदी जी ये कर दें, कल से कोई डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी बेइंसाफी इनके रग में दौड़ता है। बेइंसाफी का खून इनके रग में दौड़ता है, क्योंकि बेइंसाफी के साथ ये सत्ता चला रहे हैं। किसी को खरीद लो, किसी के घर आप सीबीआई पहुंचा दो। अभी इनको क्या लगा था कि लालू जी वहां बिहार में क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे कि भैया वहां तेजस्वी साहब और जेडीयू इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो कुछ पुराना मुकदमा, फिर उसको लालू जी को मुख्यमंत्री छोड़े हुए कितने साल हो गए। अभी इनको याद आया कि उनके घर पे छापा लगेगा। अभी दिल्ली में ये क्या हो रहा है? अभी हिंदुस्तान देखिए, जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहां आसान है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है, वहां तो ये जाते ही नहीं। तो ईडी के हिसाब से, ईडी के नजरिए से हिंदुस्तान का नक्शा एक अजीब नक्शा है, जहां ईडी जा सकती है, जहां ईडी ने जाना नहीं, जहां सीबीआई जा सकती है, जहां सीबीआई ने जाना नहीं। तो ये एजेंसी किस लिए काम कर रही है? विवेक जी ने अभी बात की थी, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है ना, उस पर ड्राइवर मोदी जी है। एक पहिया उसका पार्लियामेंट का, वो उनके कब्जे में है। दूसरा पहिया उनका ये इलेक्शन कमीशन है, वो उनके कब्जे में है। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव, वो उनके कब्जे में है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ जाए, ठीक है ना। और वहां जो रेख करने वाला है वो ईडी है और सीबीआई है। तो अगर ड्राइवर सभी पे कब्जा कर लेगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ। सीबीआई कहीं भी चले जाओ, किसी के घर भी पहुंच लो। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? ये किस किस्म का लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? कैसा भारत हम बनाएंगे आगे के दिनों में? क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का? कहां से इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ की हम जो देख रहे हैं ना अदालतों में, वो क्या हो रहा है? हम आप सीबीआई के कोर्ट में चले जाओ, ईडी की कोर्ट में चले जाओ, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। न्याय की बात तो छोड़ दो,
हम तो लोगों को कहते हैं कि साहब आपको बेल नहीं मिलने वाली। कौन बेल देने वाला आपको? हाँ, मैं किसी जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि साहब हमें तो बेल नहीं मिलेगी। तो अगर न्यायालय के बारे में लोग ऐसे सोचने लगे तो फिर बचा क्या लोकतंत्र में? आप ही बताओ, क्या करेंगे हम? मतलब कि एक पीएचडी पीएन की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, पीएचडी। एक एमबीए ड्राइवर बनना चाहता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। वो इस किस्म के हम एजुकेटेड क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको नौकरियों की तलाश है, वो पीएन और ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। और हम कहते हैं कि हमारे युवा की इतनी संख्या है कि भारत आगे बढ़ेगा। कहां से भारत आगे बढ़ेगा? आप कहते हो कि साहब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है बड़ी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.3 है। अरे जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.3 है, पर आपकी बताइए टोटल जीडीपी है कितनी? $3.5 ट्रिलियन। और मालूम उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी जीडीपी है? $23 ट्रिलियन। कहां की आप बात कर रहे हो? हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000 है, मतलब 1,60,000 रुपया सालाना। 1,60,000 रुपया सालाना मतलब कि वही 12,000 रुपया, 15,000 रुपया सालाना। 15,000 रुपया सालाना मतलब कितने हजार महीने का पर कैपिटा इनकम? वो कहां से गुजारा करेगा अपना? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय। अभी देखो वहां बिहार में क्या हुआ, सीवर में क्या हुआ, आज की खबर। वहां कुछ लोगों को लिंच किया गया क्योंकि किसने अफवाह फैला दी कि ये कुछ ऐसी चीज है पदार्थ ले जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया गया। उधर हरियाणा में क्या हुआ, पुलिसकर्मी कहते हैं पुलिसकर्मी उनसे मिल गए, आरोपियों से मिल गए, 2 लोगों को जला दिया गया। यूनिवर्सिटी में लोग हिंसा करने चले आए। वो यूनिवर्सिटी में ये काम होने वाला है कि लोग अब यूनिवर्सिटी में हिंसा किया करेंगे, स्टूडेंट्स को यूएपीए में आप बंद करेंगे। आप क्या कर रहे हो? पत्रकारों के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू कर रहे हो, उनको बंद कर रहे हो, यूएपीए में बंद कर रहे हो। आर्टिस्ट के खिलाफ, लेक्चरर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ केस कर दो। संविधान तुम्हारा ये नहीं कहता। और जहां तक न्यायाधीशों का, न्यायालय का सवाल है, मेरा एक और सुझाव है। वही मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे सुनेंगे। वो ये है कि इस देश में 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। एक अरुणाचल प्रदेश से या केरला से या कहीं दूर दराज से, वो कहां दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता, उसके पास साधन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपने दिल्ली में बिठा दिया। हर हिंदुस्तान को 4 रीजन में बांटो, हर कोर्ट में फाइनल कोर्ट, हर कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हर रीजन में हो, ताकि अगला जा सके। इस कल के बाद की बात करो। और यहां कोर्ट केवल 13 जजेस का कोर्ट होना चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कोई इश्यू संविधान का हो तो यहां आ जाए, और कुछ नहीं। और ये जो मामला चल रहा है कि लॉ मिनिस्टर कहता है कि हम फैसला करेंगे कौन जज बनेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, यही संघर्ष चल रहा है, यही झगड़ा चल रहा है ना, कि सरकार कहती है हमारा फैसला होगा फाइनल, और जजेस कहते हैं नहीं, हमारी कॉलेजियम डिसाइड करेगा। अब दोनों में बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को होना नहीं चाहिए, उनका फैसला फाइनल फैसला नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से कॉलेजियम चल रहा है मैं सोचता हूं कि वहां भी सही नहीं है। तो एक नई सोच के साथ एक नया सिस्टम, इसीलिए मैंने सोचा कि आज के दिन कुछ ऐसा काम किया जाए, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जाएं
तो आपके एक नई सोच के साथ, एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ भारत आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता, हम देखिए कोई भी शासन हो, चाहे मोदी जी हो चाहे और हो, ऐसी बात नहीं कि कुछ बातें हुई नहीं, हुई हैं, अच्छी बातें भी हुई हैं। हर नल में जल अच्छा प्रोग्राम है, डिजिटलाइजेशन भी अच्छा प्रोग्राम है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। कुछ और भी अच्छे प्रोग्राम हैं, लेकिन ये प्रोग्राम एक तो इनकी गति थोड़ी कम है, बट वो छोड़ो बात। जो असली बुनियादी हमारे समस्याएं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। वो चुनौती मैंने आपके सामने रख दी। तो जब तक उन चुनौतियों का हम सामना नहीं करेंगे और जब तक शासन उनके बारे में नहीं सोचेगा। अभी देखिए महाराष्ट्र से मुझे सुबह से फोन आने हैं, विवेक जी मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने लव जिहाद वहां शुरू कर दिया, प्रोसेशन शुरू कर दिए हैं, और 300 मैरिजेज ऐसी हैं महाराष्ट्र में जो इंटरफेथ मैरिजेज है। तो मैंने आज पता किया कि महाराष्ट्र की संख्या कितनी है, 11 करोड़। 11 करोड़ में से 300 ऐसे उदाहरण हैं जहां इंटरफेथ मैरिजेज हैं, उनको प्रोसेशन पे प्रोसेशन चले जा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए। ये सही नहीं है। हम इंसान हैं पहले, उसके बाद हम इस देश के नागरिक हैं, उसके बाद जो भी हम हैं। हम नहीं चाहते कि किसी देश के नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भी अन्याय हो। अगर होगा तो मैं और विवेक जी खड़े होंगे उन लोगों के लिए। आखिरी बात, ये एक शुरुआत है। हम आग्रह करेंगे हर बार एसोसिएशन से, हर प्रदेश में हर बार एसोसिएशन से आग्रह करेंगे कि आपके लोग इंसाफ के सिपाही बने, हमारे एडवोकेट्स इंसाफ के सिपाही बने, और जहां जहां भी अन्याय हो रहा हो वहां जो अन्याय है उसका विरोध करें, और अगर अदालत में लड़ने की जरूरत पड़े तो अदालत में लड़ें। ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये करेंगे, और साथ साथ में हम राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत करेंगे और कहेंगे कि ये मुहिम जो है इंसाफ की सिपाही की, आम नागरिक भी इंसाफ का सिपाही बने, और जो बेइंसाफी हो रही है वो हमें बताए, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर राजनीतिक दल के लोग भी इंसाफ के सिपाही बने, ताकि कहने को बचा ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कल दिन भर, मैं तो कह रहा कल पूरी रात, कहीं 4 बजे सुबह गई, कहीं 12 बजे रात, कहीं 1 बजे रात। क्या हासिल हुआ? क्या कर रहे हैं आप? बंद केस को खुलवा करके, सिर्फ इसलिए कि टीस है, एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई, किसी को सेवा विस्तार चाहिए एक एजेंसी में, दूसरी एजेंसी वाले को पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन चाहिए, चूंकि एक रवायत आपने गढ़ दी है। यह तरीका होता है? हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि भी सत्र चल रहा है, मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरी भूमिका है कुछ, और आप, चूंकि आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है और उस स्क्रिप्ट को आपको प्ले आउट करना है, माफ कीजिएगा, बंद केस खुलवा करके जिसमें कोई दम ना हो, उसको अगर आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो ही रही है, ये दिल्ली सल्तनत की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ये इसी तरीके से जाएंगे। अभी भी हाथ जोड़ के विनती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन क्रिटिकल स्टेज पे, आप 2 बजे रात तक वहां बैठे रहे, बाद में बीपी शूट अप किया। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन बहनों के, उनके घर आप 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे तक बैठे रहे। एक व्यक्ति सिंगापुर से इलाज करा के आ रहा। अरे मानवीयता कोई चीज होती है? कितना परेशान करोगे, कितना सताओगे? ये आपकी राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया। कोई नहीं बचा है विपक्ष में। तो अब यकीन मानिए, आपने जो परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, आज कालचक्र घूमेगा, उन्हीं परिस्थितियों की जद में आप भी आएंगे। इसलिए अभी भी वक्त, तौर तरीका बदलिए, कार्यशैली बदलिए।
सर लेकिन जैसे आज समन किया गया तो क्या तेजस्वी जी आज पेश होंगे सीबीआई के सामने? आप सोचोगे कल सुबह 4 बजे तक तो आपने रखा। वो व्यक्ति क्या है? एक डिप्टी सीएम, एक लीडर होने के अलावा एक बेटा है, एक पति है। कल 4 बजे तक आप वहां बैठे रहे, वो निर्णय लेंगे। अभी 13 से फिर हाउस शुरू है, संभवतः उनको पटना जाना पड़े। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ईडी ने अगर ये सोच रखा है कि इसी तरीके से चलना, वो निर्णय लेंगे अपनी सुविधा से। जाहिर है कानून का पालन करेंगे, लेकिन ये कौन सा कानून है साहब जहां जो व्यक्ति बीजेपी का पटका पहन ले सारे दाग धुल जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती। लोग कहते हैं कि हम चैन से सोते हैं। क्यों भाई? हम बीजेपी के सदस्य हो गए, ये अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया में क्या सोचते होंगे लोग। हमारा आधार समूह जो बिहार में है ना, मैं कहना नहीं चाहता था, इतना आहत है, रोक रखा है लालू जी ने, तेजस्वी ने कि नहीं, कानून का पालन करेंगे, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने सब्र का प्याला तोड़ दिया हमारे आधार समूह ने, क्या होगा? आप अराजकता इनवाइट कर रहे हैं, बाज आइए। लेकिन सर बार बार अगर डेट स्किप की जाएगी तो गिरफ्तारी वाली जो है वारंट इशू हो नहीं, गिरफ्तारी हो सकती है। डेट स्किप नहीं हो रही है, कंसेंट से होता है। ये हवा की बातें हैं कि डेट स्किप होता। आज तक बताइए, जब बुलाया तब गए। अब अगर आज मुझको सदन में या सदन से संबंधित किसी परिचर्चा में मेरा महत्वपूर्ण योगदान है तो क्या है? बिहार के लोगों के वेलफेयर को देखा जाए या एजेंसी में किसी को विस्तार चाहिए और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि हम बिहार की सरकार को गिरा के दम लेंगे, कोई सेवा विस्तार चाहिए, किसी को पोस्ट रिटायरमेंट चाहिए कि उनके मिजाज के अनुरूप चलेगा, बस इतना कहते हैं। सर एक इसमें और पहलू, हालांकि जो कार्रवाई हो रही है इसमें विपक्ष के लोग जो है वो आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने कल इसका पुरजोर विरोध भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद विरोध किया इसका। लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि जिस केस के मामले में पूछताछ हो रही है, ये केस तो कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुआ था। कभी रजिस्टर हुआ साहब? सवाल हो गया, वो केस बंद भी तो हो गया था 2 बार, क्यों खुलवाया गया? और जिसके बारे में 242 पन्ने का डॉजियर आया था वो आपका मुख्यमंत्री बना बैठा है। और डॉजियर कौन लाया था? बीजेपी। कितने उदाहरण दूं? अंतहीन है। मनसा वाचा कर्मणा में इससे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी, इससे ज्यादा अहंकारी पार्टी, इससे ज्यादा तानाशाही पार्टी आज तक देश में नहीं देखा हमने। सर ये तो आपका मामला है, तो दूसरी तरफ केसीआर का भी मामला है। आज की कविता ईडी जा रही है, उनको भी समन किया गया था, आज वो ईडी के सामने पेश होने जा रही हैं। और जो जिस तरह के का माहौल है और जो अंदाजा है ईडी की तरफ से, जो सूत्रों की खबर है कि अगर उन्होंने सवाल के कंफर्टेबल जवाब नहीं दिए तो उनको अरेस्ट भी किया जाए। मैं तो सीधे कहता हूं कि बेकार प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और आपकी एजेंसी ये पीस मिल में बेकार काम कर रहे हो भाई। लिस्ट बनाओ सारे विपक्षी दलों की, सारे नेताओं की, जेल खाली करवाओ, दुर्दांत अपराधियों से इनको भर दो, हम सबको जेल में डाल दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सबसे आसान तरीका है। काहे पीस मिल में आज कविता, तेजस्वी यादव, लालू जी, मनीष सिसोदिया, पूरे देश की लिस्ट बनाओ, सबको जेल। यही राजनीति है आपकी, यही आप चाहते हो। पॉलिटिकल जुबान तो है नहीं आपके पास, ना पॉलिटिकल तौर तरीके। एक तरीका जो कल निकला है, गुजरात असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सरकार से मांग की गई है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये आप बहुत ही मोदी जी की जो है वो उनकी छवि खराब करने के लिए डॉक्यूमेंट्री, और ना सिर्फ मोदी जी की 135 करोड़ देशवासियों की छवि खराब करते। देखिए, अव्वल उस डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में जो मेरा पक्ष था वो मैं पहले बोल चुका हूं। एक डॉक्यूमेंट्री से लोकतंत्र का मिजाज नहीं तूंद होता है। हमने इस देश में कई डॉक्यूमेंट्री देखी, 84 पर भी क्या देश टूट गया। दूसरी बात, देश और देश के प्रधानमंत्री एक नहीं होते। कब कितनी बार कहें, जिस को भी यह एहसास हुआ ना कि मैं इज इक्वल टू देश, वो कभी संभव नहीं हो पाया। देश बहुत विशाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी, हजारों साल का इतिहास, किसी के चरणों पर रख दोगे इस प्रकार रेजोल्यूशन पास करके? सर एक आखिरी सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी के एमपी निशिकांत दुबे
उनकी विपक्ष के साथ कैसे किस तरह के रिलेशन है, किस तरह से उनकी विचारधारा और जो रिलेशन है सबसे जग जाहिर है। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी लगातार सदन में झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने बाहर भी जाकर के झूठ बोला। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि एक दफा कहते हैं इनके बड़े बड़े नेता कि राहुल हमारे लिए इर्रेलिवेंट है, अप्रासंगिक है, और हम तो इनको ऑब्सेशन देखते हैं राहुल गांधी जी से। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री बैठ के पीसी ना करते हों राहुल जी के इर्द गिर्द। जाहिर है कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। सदस्यता खत्म करा दो। अरे आपकी लाठी है, भैंस आप ही की होगी। पूरी की पूरी प्रणाली को तो आपने जब्त करके रख लिया है। करवाओ जो करवाना।